गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सलेंस एकेडमी। ये साइंस की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है जनरल साइंस की। ठीक है, इस जनरल साइंस में तीनों पार्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। जो भी एग्ज़ाम को जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का जनरल, ये सारा हम इस जनरल साइंस में कवर करेंगे। बायो हो गया, बायो फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, ये तीनों पार्ट इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने स्टार्ट किया है बायो से, हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्योंकि बायो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बीपीएससी के तौर पे देखें, बीपीएससी का जो भी एईडीओ का एग्ज़ाम है ना, एईडीओ का, फिर बी बीएसएसएससी का भी एग्ज़ाम है, फिर सीजीएल का भी एग्ज़ाम है, देन उसके बाद और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, बिहार के ही प्रोस्पेक्टस से लेके टीआरई का एग्ज़ाम है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होता है, बायो से ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख के ये सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। इसमें आपको पूरा कोर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, साथ में साथ जो भी पूरा ये बनाया गया है स्लाइड्स, इसमें हर जगह से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इनकलकेट किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या कवर करना है। देन उसके बाद विवेक हम लोग आगे लेक्चर पे जाएंगे। तो हमारा पहला क्या है, जैसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जनरल साइंस, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये इसमें जनरल साइंस में ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फैडेड, ये सारे ये लिखा हुआ है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। एनसीईआरटी के बेस पे ये नोट्स है सारे, एनसीईआरटी को इनकलकेट करके बनाया गया, और भी जो भी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उसको भी इसमें इनकलकेट किया गया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे इनकलकेट किए गए। जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब मानव शारीरिक क्रिया का विज्ञान, इसमें हम कौन कौन सी मतलब कौन कौन से इसमें टॉपिक आते हैं। पहले क्या आएगा, मतलब रक्त परिसंचरण, रक्त नलिका और हृदय। ठीक है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल और हार्ट्स। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या गया, मानव का श्वसन तंत्र हो गया, फिर मानव का तंत्रिका तंत्र हो गया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप प्रेफर कर सकते हैं। देन उसके बाद मानव संवेदी अंग, आँख, नाक, कान और त्वचा हो गया। ठीक है, फिर मानव का अस्थि मज्जा हो गया। ठीक है, जो इसमें ही कवर हो जाता है हमारा। उसके बाद क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र हो गया, मानव प्रजनन तंत्र हो गए, मानव के प्रमुख ग्रंथि और हार्मोन्स हो गए। ठीक है, ये सारे इसमें कवर किए जाएंगे। प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम सब इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद ये मानव शरीर कैसे बना हुआ है, पहले कोशिका से, मतलब कोशिक सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सेल, मतलब कोशिका, उसी से हमारा क्या बनता, उत्तक, फिर उत्तक से फिर आगे जाके सारा प्रोसेस वो होता है, तब जाके एक मानव का शरीर बनता है। फिर उसके बाद हम इसमें कवर करेंगे जो भी हमने टॉपिक लिखा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सारा वन बाय वन कवर किया जाएगा। ये पूरी एक सीरीज चलेगी बायो की। ठीक है, सीरीज तो आपने पढ़ रखा है। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप अपने नोट्स में इनकलकेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ से आपको 101% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, जब आप ये सीरीज करेंगे। अगर कोई सा भी आपने टॉपिक कवर किया है तो टॉपिक कवर करने के बाद आप चाहे तो वो उसको पीवाईक्यू लगा सकते हैं, या कोई भी मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हैं, तो आपके आंसर्स मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देन उसके बाद मानव का स्वास्थ्य एंड पोषण होता है। ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, वनस्पति हो गया, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी आ गया। ठीक है, मानव का स्वास्थ्य एंड पोषण। ठीक है, इसके अंदर क्या गया, मतलब पोषक तत्व हो जाएंगे जो भी सारे रहते हैं, वसा हो गया, मतलब वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गए, ये सारे इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद मानव के स्वास्थ्य रोग भी इसके अंदर ही कवर होगा। ठीक है, जो भी मतलब किसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो इसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, देन इसके बाद क्या आता है, जैसे पोषक तत्व में कौन कौन सा आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, फिर वसा हो जाएगा। ठीक है, फिर अमीनो एसिड हो जाएगा, प्रोटीन्स हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, प्रमुख खनिज लवण, अन्य, ये सारे इसमें आ जाएंगे। देन उसके बाद हमारा आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में इसमें क्या आता है, पादप का वर्गीकरण। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा आता है, तो इसमें आएगा पादप के वर्गीकरण में, जैसे आपने पढ़ा भी हो गया, थेलोफाइटा आ गया। ठीक है, थेलोफाइटा आ गया। ठीक है, बायोफाइटा, थेलोफाइटा, थेलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिफाइट,
टोफाइटा, ठीक है। ये सारे हम इसमें वन बाय वन कवर करेंगे। मैं पूरा नहीं लिख ली, जब हम करेंगे तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। पादप कार्य, पादप का उत्तक, फिर हार्मोन आ जाएगा, फिर पादप रोग की कौन कौन सी बीमारी भी होती है ना, फिर उसमें मतलब कौन कौन सी बीमारी होती है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारा साइंस और टेक आ जाएगा। साइंस और टेक में हमारा जो भी होगा बायोलॉजिकल सीजर, मतलब आपने इसके बारे में सुना ही होगा, ये यूपीएससी तक में क्वेश्चन आ चुका है। फिर डीएनए, फिंगरप्रिंट, एनिमल किंगडम, बेसिक, ये सारा हम इसमें कवर करेंगे वन बाय वन। तो ये मैंने ये छोटा सा ही टॉपिक मैंने लिखा था, बाकी हम जब करेंगे तो मैं अंदर डीपली पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले हमारा जो है, हम इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर्कुलरी सिस्टम, ब्लड वेसल और हार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए हम करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन सर्कुलरी सिस्टम थे, रक्त परिसंचरण का परिचय। बेसिकली रक्त के बारे में, रक्त होता क्या है, ठीक है। आपने तो देखा होगा आपकी बॉडी में, मतलब हर किसी की बॉडी में, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, हर किसी के पास ही रेड कलर का ही रक्त होता है, ब्लड होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले रक्त की है। तो ये रक्त, इसकी मतलब शुरुआती जानकारी रक्त के बारे में किसने दी, जो इसमें कुछ कुछ पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है, जो मैं बताऊंगी आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, साथ साथ में, ठीक है। तो रक्त के बारे में जानकारी किसने दी है, डॉक्टर विलियम हार्वे ने, ठीक है। डॉक्टर विलियम हार्वे ने रक्त के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। तो रक्त एक प्रकार का क्या है, रक्त मानव का शरीर एक रक्त परिसंचरण युक्त होता है, ठीक है। अर्थात रक्त विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है, ठीक है। जो हमारे शरीर के अंदर नलिका पाई जाती है ना, उसके द्वारा ही ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो बेसिकली रक्त क्या है, एक तरीके का ये एक बंद रक्त परिसंचरण है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में, इसलिए जो मैं लिख रही हूँ आप भी इसको लिखते रहना, ठीक है। बंद होता है, आपने देखा ना आपकी बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट होता रहता है, जब कुछ हमें चोट लगती है तो वो रक्त बाहर आता है, ठीक है। और किसके द्वारा, और जो नलिकाएं होती है उसके द्वारा ये ही ट्रांसपोर्ट होता है हमारा रक्त, ठीक है, विभिन्न माध्यम के द्वारा। तो रक्त में 3 अवयव भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें 3 रक्त में भाग लेते हैं। कौन सी 3 चीजें हैं जो रक्त में भाग लेती हैं, ठीक है। 3 अवयव है, 3 अवयव जो इसमें रक्त में भाग लगते हैं। पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू की 20 किस उस पे भी हाफ पे ही मैंने, पहला कौन सा है कि रक्त के परिसंचरण में कौन से 3 चीज भाग रहते हैं, एक तो रक्त खुद हो जाता है, ठीक है, दूसरा ब्लड वेसल हो गया, मतलब रक्त नालिका हो गया, और फिर उसके बाद मानव हृदय, मानव के हृदय के बिना तो रक्त का ट्रांसपोर्ट होएगा नहीं, ठीक है। चलिए इसमें स्टिकी नोट्स भी मैंने लगाए हैं। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजित उत्तक कहा जाता है किसको, रक्त को। ये आ चुका है पीवाईक्यू, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, सबसे पहले सूक्ष्म इकाई कौन सी है, शेल है। फिर शेल से जो, जब ये सेल है, ठीक है, जब ये सेल मिल के ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप बन जाएगा तो ये क्या है, एक उत्तक बन जाएगा, मतलब एक टिश्यू बन जाएगा। फिर जब उत्तक टिश्यू बनेगा तो फिर इस ऑर्गन से, फिर उससे टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन मतलब अंग। फिर अंग से क्या होगा, सिस्टम बन जाएगा, फिर सिस्टम से बॉडी बनेगी, बॉडी से फिर समाज बनेगा, बॉडी मतलब शरीर। जैसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं समाज में, तो ये एक सोसाइटी का निर्माण कराते हैं, ठीक है। तो ये एक हायरार्की चलती है ऐसे, ठीक है। सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में, हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर मोस्टली से सेल से ही बना है, क्योंकि जब सेल से बना तभी तो हम एक शरीर बना है, हमारा एक शरीर बना है, ठीक है। इसलिए इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, अगर ये हमारा एक रूट की तरह काम करता है। अगर ये रूट ही नहीं होगा तो पेड़ कहाँ से खड़ा होगा, मतलब मान लो अपना शरीर को पेड़ मान लो, और आपकी जो सेल है उसकी वो रूट होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं रक्त के कार्य। रक्त के कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहले रक्त क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, गैसों का परिवहन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, फिर रक्त में क्या होता है, इम्यूनिटी होते हैं, WBC, ठीक है, RBC भी होता है, WBC भी होता है, और प्लेटलेट्स भी होते हैं रक्त के अंदर। तो वो क्या है, इम्यूनिटी प्रदान करता है हमें, ठीक है। देन उसके बाद क्या करता है, एनर्जी, हमें एनर्जी देता है। तो हमें क्या एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी क्या है, हम जब रक्त में जो ग्लूकोज होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप
किसी पहाड़ पे जाते हैं तो आप करते हैं तो आपकी सांसें फूलने लग जाती है, तो उसमें क्या होता है आपके ग्लूकोज में ग्लूकोज कम होता है, तो फिर हमें ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, तो वही क्या हमें एनर्जी मिलती है किससे, ग्लूकोज से। ठीक है, अब उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों को वो बाहर निकालता है, जैसे CO2 को ये बाहर निकालता है। ठीक है, क्लॉटिंग मतलब मैंने बताया ना अभी यहाँ पर प्लेटलेट्स मतलब रक्त का थक्का जमाने में भी ये काम करता है, समझ गए ना, सहायक होता है। तो फिर क्या है, सेल समूह, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी और सोसाइटी का निर्माण हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इसके कौन से की फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला हम देखते हैं, ठीक है, हिमेटोलॉजी किसको कहते हैं, रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। ठीक है, रक्त वाले अंगों और रक्त रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। मैंने यहाँ पर ये लगा दिया सो दैट आपको याद रहे। ठीक है, जो भी हम पिक्चर इमेजिनेशन करते हैं तो हमें देर तक हमारे माइंड में रहती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो हम कभी नहीं भूल सकते, चाहे आपका बुढ़ापा ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं मतलब क्वांटिटी की, ठीक है, मतलब मात्रा कितनी होनी चाहिए रक्त, मतलब मेल में कितनी हो जाए, मेल में कितनी होती है 5 से लेके 5.5 लीटर तक, और फीमेल में थोड़ी कम रहती है। ठीक है, इतनी से इतनी लेती है, फीमेल में थोड़ी कम रहती है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी माइनर ही है। ठीक है, पीएच वैल्यू कितना है, 7.35 से लेके 7.45 तक इसका पीएच वैल्यू। हल्का क्षारीय है, स्लाइटली अल्कलाइन है, प्रकृति में हल्का क्षारीय। ठीक है, मतलब जब हम डोनेट करते हैं, जब आपने कभी किसी ने रक्त डोनेट किया होगा तो 1 यूनिट कितना होता है, 450 मिलीलीटर का 1 यूनिट होता है जी। जब सामान्य है, जरूरी नहीं इतना ही हो, किसी में 3.5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा लोग अपनी मेजरमेंट मतलब यूनिट का मापन रखते हैं। ठीक है, ये सामान्य मात्रा है। चलिए अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारा क्या है, रक्त की परिसंचरण देखेंगे। ठीक है, रक्त का संरचना। चलिए अब रक्त की संरचना देख लेते। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया ना, रक्त में क्या होगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा कितना है, ये हमारा प्लाज्मा 55%। तो जो हमारा प्लाज्मा है वो क्या है, निर्जीव है। ठीक है, और हल्का पीले कलर का होता है, देख पा रहे होंगे। तो इससे आपको सारा PYQ आप जब ये लेक्चर कर लेंगे उसके बाद जाना उठाना रक्त वाला टॉपिक और उसको सारे PYQ कर डालना। ठीक है, प्लाज्मा होता है 55%, येलो कलर का है। ठीक है, और ये निर्जीव होता है। फिर उसके बाद आता है ब्लड सेल्स, मतलब रक्त कणिका, ये 45% होती है। 45% रक्त कणिका होती है, देख रहे हैं ना ये कैसी है ये। फिर उसके ये क्या होती है, ये सजीव होती है, मतलब सजीव होती है। इसमें क्या था, RBC, WBC और प्लेटलेट्स आता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये 45 हो गया, ये 55 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 100 के अराउंड ये हो गया। ठीक है, ये हमारे रक्त में मिलते हैं। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, इसमें ये हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे, प्लाज्मा में क्या क्या कंपोजिशन होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है, H2 होता है, कितना होता है, 90 से 91%, सबसे ज्यादा वाटर होता है। ठीक है, तो अगर PYQ में आता है कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है या मिनरल्स होता है, फिर वाटर होता है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, प्लाज्मा येलोइश कलर का होता है। ठीक है, 90 से 91% के होता है। फिर प्रोटीन इसमें क्या आता है, 7 से 8% होता है। अब ये सोचेंगे प्लाज्मा में प्रोटीन कहाँ से आते हैं, इसका निर्माण कहाँ से, जब हम भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उसी के द्वारा ही हमें ये सारी चीजें हमारे प्लाज्मा में मिलती है। ठीक है, प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन मतलब 10 टाइप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, मतलब 10 प्लस में ही प्रोटीन होते हैं, तो जिसमें तो जो मेन है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। जैसे क्या है, एल्बुमिन, फिर ग्लोबुलिन, फिर फाइब्रिनोजेन, फिर एंटीबॉडी। ठीक है, ये सारे क्या है, ये प्रोटीन होते हैं जो 7 से 8% होते हैं, किसमें, प्लाज्मा में। फिर अदर में 1 से 2% में आ सकता है, ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड आ गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, ये अदर्स मतलब प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है, हमें मिलती है भोजन प्लस वाटर, पानी से, जो हम लेते हैं अपने डेली रूटीन में, मतलब खाना खाते हैं ना तभी। अब हम देखेंगे इसमें ब्लड कॉर्पस्कुलर्स। ठीक है, डेटा मतलब रक्त कणिकाएं। अब इसमें देखें रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो रक्त कणिकाएं में क्या होता है, ये रक्त कणिका मैंने जैसे आपको बताया ना, ये जीवित पार्ट होती हैं, ये जीवित होती हैं। ठीक है, सजीव होती है और ये जीवित होती हैं। ठीक है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो
जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी हमारा कितना होता है ब्लड सेल्स में, ये हमारा हो जाता है, आप देख रहे होंगे, ये होता है 45 से 50 लाख के क्यूबिक मिलीलीटर होता है, ठीक है, इतने के बीच में ये होता है, ठीक है। 99% ऑफ सेल्स इसी से ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स आ गया, ठीक है, बीच में प्लेटलेट्स आ गया। देन ये कितना होता है, 1.5 से लेके 4 लाख के बीच में होता है। देन उसके बाद हमारा डब्ल्यूबीसी हो गया, 4000 से लेकर 9000 के बीच में ये रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, कैंसर के में ये कैंसर के लिए जिम्मेदार हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं रक्त कोशिका, ठीक है। रक्त का निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं, ठीक है। मतलब रक्त का जो निर्माण होता है वो रक्त का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ब्लड सेल्स का निर्माण कैसे होता है, ठीक। इसको बोलेंगे हिमेटोपोइसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, रक्त कोशिका या ब्लड सेल्स जो भी आप बोलेंगे, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। अडल्ट में कहाँ से होता है, अडल्ट में ये होता है बोन मैरो में होता है। देखिए मैंने पूरा चित्र बनाया है पूरा, तो यहाँ से ये रक्त का होता है बोन मैरो में, तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और वही भ्रूण में क्या होता है, मतलब एम्ब्रॉय में कहाँ होता है, एम्ब्रॉय में ये होता है ओरिजिन ऑफ मेडोजर्मा, ठीक है, मेसोडर्मा, मेसोडर्मा में होता है ओरिजिन ऑफ ब्लड का, ठीक है, ठीक है, एंडोडर्म और एक्सोडर्म, ठीक है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कैसे ये ब्लड का होता है, ठीक है। ब्लड के मतलब अस्थि मज्जा मतलब रेड बोन बैरो में क्या होता है, ये लाल और पीले कलर का ही होता है, ठीक है। ये रेड प्लस येलो इस कलर में होता है, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। ये फिर उसके बाद ये अस्थि मज्जा में बनता है, एक सेल होता है, स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल्स में इसी को हम मास्टर सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये मास्टर सेल्स है, मास्टर सेल्स है, ठीक है। मास्टर सेल्स मतलब हिमेटोपोइसिस, ठीक है, स्टेम सेल, यही इसी जो स्टेम सेल्स है उसी को बोलते हैं हिमेटोपोइसिस स्टेम सेल, ठीक है। इसी में विभाजन होता है, जब इसमें विभाजन होता है तो विभाजन के बाद ही जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, ठीक है। नई कोशिका, नई उत्तक, नए भाग बनते हैं, फिर विकास होता है, इसी के द्वारा ही होता है, समझ गए ना। चलिए लोकेशन क्या है, लीवर यकृत, ठीक है। भ्रूणीय विकास के दौरान रक्त के निर्माण का, भ्रूणीय मतलब इसमें रक्त निर्माण कहाँ होगा, लीवर में, मतलब यकृत में होगा, ठीक है। यकृत में भी कहाँ, ये मेसोडर्म के द्वारा, ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज और बता देती हूँ, भ्रूणीय विकास की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। 3 अवस्था कौन सी होती है, एक होती है एक्टोडर्म जो मैंने मेंशन करी है, फिर एक है मीजोडर्म, ठीक है, ओरिजिन ऑफ ब्लड का, देन उसके बाद है एंडोडर्म, ठीक है, ये होती है। तो रक्त का जो निर्माण होता है वो मेसोडर्म में होता है, जो मैंने बताया है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ ब्लड का, इसमें ये निर्माण होता है, ठीक है। रक्त कणिका का निर्माण इसमें होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं रेड, अब हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स में, वो भी ब्लड सेल्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, आरबीसी, मेरे साथ बोलिए, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स पढ़ा था। अगर हम लगाएंगे तो आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी, ठीक है, आरपीडब्ल्यू, ठीक है, आर आर पी डब्ल्यू, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, ये नाम पूछा जाता है पीवाईक्यू में, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है। ये इसमें केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, केंद्रक नहीं होता एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसीसी में, ठीक है। इसका साइज कैसे होता है, बाई कॉनकेव होता है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं बाई कॉनकेव, ऐसे साइज की ही होती है, ठीक है। इसकी मतलब लाइफ स्पैन कितनी है, 120 दिन की लाइफ स्पैन है, ठीक है। इसकी ग्रेवयार्ड मतलब इसकी कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, इसका कब्रिस्तान स्प्लीहा को बोलते हैं, ठीक है। द बैंक ऑफ द बॉडी ब्लड बैंक होता है, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर इसका निर्माण तो मैंने आपको बता ही दिया था कहाँ, अस्थि मज्जा में होता है, जैसे हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। और इसकी मात्रा भी मैंने आपको पहले बता चुकी है, 45 से लेके 50 के अराउंड के बीच में इसकी मात्रा होती है लाख में, ठीक है। आकार में बता चुकी, केंद्रक इसमें नहीं होता, मगर केंद्रक किस में होता है, अपवाद है, अपवाद किस में होता है, ऊंट में होता है, लामा में होगा, देन नवजात शिशु में इसमें केंद्रक पाया जाएगा, आरबीसी में, ठीक है, केंद्रक पाया जाएगा। अब जैसे जैसे मैंने बताया ना, स्प्लीहा में इसके क्या होता है, मृत्यु इसकी स्प्लीहा में होती है, बट कभी कभी क्या होता है, अगर
अस्थिमज्जा नहीं दे रखा हो, इसका मतलब निर्माण अस्थिमज्जा में होता, अगर नहीं दिया होगा तो सेकंड ऑप्शन में स्प्लीहा दे रखा, तो आप सेकंड ऑप्शन में स्प्लीहा, स्प्लीहा मतलब स्प्लीन या स्प्लीहा, आप इसको प्लिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको ब्लड प्यूरिफिक, ये स्प्लिया के दौरान क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी होता है। ठीक है, ब्लड बैंक भी बोलते हैं इसको, और ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी होता है। ठीक है, कब्र गृह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कब्र गृह भी बोलते हैं, शुद्धिकारक भी बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन वही ना, शुद्धिकारक। ठीक है, और ब्लड बैंक तो बोलते हैं इसको। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी कीवर्ड्स लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्य क्या करता है इसका, कार्य आरबीसी का कार्य क्या है बेसिकली, तो कार्य क्या है, ये क्या करता है कार्य में, ये हीमोग्लोबिन, आरबीसी में बेसिकली क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है अंगों तक। ठीक है, मृत्यु में इसको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं वेरिएशन इन आरबीसी काउंट में। ठीक है, क्या होता है जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ना हो गया, तैराकी करते हैं या कठिन परिश्रम करते हैं और दौड़ते हैं, तो उस समय आरबीसी की मात्रा है ना हमारे लिए बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, रीजन बताइए। अभी मैंने बताया ना क्यों बढ़ती है, जरा बताइए। हाँ, ऊर्जा की मांग ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसकी मात्रा बढ़ जाती है। आरबीसी के द्वारा ही तो है ना हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर जैसे लिखा इंक्रीज हो जाती कब, हाई एल्टीट्यूड पे। ठीक है, अधिक ऊंचाई हो गया, व्यायाम हो गया, बॉडी डिमांड मोर एनर्जी, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में। ठीक है, और फिर कम कब होती है ये, सोते समय ये, क्योंकि सोते समय हमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सोते समय रिलैक्स करते समय तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। सही, आराम करते समय ये सामान्य मात्रा में होती है। ठीक है, अगर हम आराम कर रहे हैं, सो रहे हो, तो सोने में कम हो जाती है, और आराम कर रहे हो तो सामान्य मात्रा में रहती है, जैसे नॉर्मल रहती है। ठीक है, चलिए, अगर इससे क्या होता है, इससे एक डिजीज होती है, इसको क्या होता है, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, अब नॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, मतलब जब ज्यादा ही इंक्रीजमेंट हो जाती है आरबीसी में, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया बोलता है। ठीक है, तो ये कब होता है, बढ़ती उम्र के कारण शरीर में आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं बढ़ती उम्र के कारण शरीर में आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाना। ठीक है, चलिए, अब मैंने जैसे आपको बताया था ना सिकल सेल, जैसे मैंने बताया था ना, ये रहा इसका चित्र, आरबीसी कहता है, कैसा लग रहा था ये, इस टाइप का। ठीक है, उभयतल मतलब पाई कॉनकेव लग रहा था। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, मैंने इसमें करंट अफेयर भी जोड़ दिया, नॉर्मल आरबीसी भी और सिकल आरबीसी, जब ये ऐसी होती है फिर ये ऐसे हसविया की तरह हो जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। हाँ, इम्पैक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी इसकी कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, ये एक अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, और ये इसको एक तरीके का आप देखते हैं ना, हसुआ की तरह ये दिखता है, आरबीसी में कमी हो जाती है। तो इसी को, सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने 2047 तक का इसका एलिमिनेशन का टारगेट रखा है। ठीक है, और बिरसा 101 एक स्वदेशी जीन थेरेपी है। बिरसा ही नाम क्यों रखा गया है, जल्दी से बताइए। इसलिए नाम रखा गया है, जो भी जनजाति होती है ना, जनजातियों में ये सारी चीजें है ना, जनजाति में ये रोग सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए बिरसा 101 स्वदेशी जीन थेरेपी का इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इनिशिएटिव है। चलिए, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, और इससे आरबीसी से क्या होता है ना, एक चीज और होती है, आरबीसी से आरबीसी के कार में खराबी होने पे थैलेसीमिया नामक अनुवांशिक रोग हो जाता है। ठीक है, थैलेसीमिया, और ये क्या था, सिकल सेल, ये अनुवांशिक रोग है। ठीक है, सिकल सेल अनुवांशिक है, और थैलेसीमिया भी क्या है, एक अनुवांशिक रोग है थे। ठीक है, थैलीसीमिया क्या है, ये भी एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है, आरबीसी के आकार में अगर खराबी आ जाती। ठीक है, चलिए, अब हम करते हैं हीमोग्लोबिन, जैसे मैंने आपको बताया था ना हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हूनफील्ड ने सबसे पहले बताया था। किसने बताया था, हूनफील्ड ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इसमें हीम और ग्लोबिन, जो हीम होता है, जो ये एक लो वर्णक होता है। ठीक है, लो वर्णक होता है। ठीक है, और ग्लोबिन क्या होता है, ये ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है।
ठीक है, ये एक प्रोटीन है। इससे मिलकर ही ये एक प्रकार का क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, यौगिक जब तो कोई चीज मिलती है तो बनती है तो उसको हम यौगिक कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, अब इसी के बारे में हम देखते हैं जो हमारे शरीर में परिवहन होता है। ठीक है, हीम माने आयरन, ग्लोबिन माने प्रोटीन और फिर हीमोग्लोबिन बन जाता है। देख रहे हैं ना, मैंने फिगर्स के द्वारा इसमें बताया हुआ है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, वो जो हमारा सही है, जो हमें चाहिए शरीर के लिए। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन कार्बन अमीनो के साथ हीमोग्लोबिन मिक्स होके बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है, ये ठीक नहीं होता है। ठीक है, और फिर मतलब नॉर ठीक नहीं होता। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, फैटल होता है। मतलब ये अच्छा नहीं होता, फैटल होता है, मतलब खतरनाक होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड से तुलनात्मक रूप से अधिक ज्यादा कार्बन, एक मिनट, हाँ, कार्बोक्सिल। ठीक है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से तुलनात्मक रूप से 200 से लेकर 250 फास्टर देन ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया करता है। ठीक है, ऑक्सीजन से, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो स्तर होता है उसको बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है। इसलिए बोलते हैं ना कि बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, बचना चाहिए, वो रूम हीटर जला के नहीं सोना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये हमारा में क्या करता है, बहुत जल्दी से फास्ट रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन का स्तर हमारी बॉडी में गिरा देता है। समझ गए ना? चलिए अब हमारा क्या है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऐसा था नॉर्मल, फिर ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट है हीमोग्लोबिन में और आरबीसी शेप में बिकम्स लाइक ए इरेगुलर, लाइक अ बॉक्स जैसा हो जाता है। ये मैं थैलेसीमिया के बारे में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलो, ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए थे, जैसे मेटल इन हीमोग्लोबिन कौन सा होता है, आयरन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मोस्टली आयरन आयरन को प्रमोट करती है, क्योंकि खून में आयरन होता है और ज़्यादातर लेडीज़ों में आयरन की कमी रहती है। ठीक है, ब्लड ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ब्लड ओरिजिनेट होता है, मेसोडर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, सिकल सेल टारगेट कौन सा ईयर है, 2047 का ये टारगेट ईयर है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 होगा। ठीक है, चलिए, ये हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है, और आप, मैंने जितना इसमें पढ़ाया है, आप जाके आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा आरबीसी के। आरबीसी हमने पढ़ लिया है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। पहले हम वो टॉपिक कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टारगेट जो एग्जामिनर क्वेश्चन को टारगेट करता है वो एरिया को हम लोग पहले कवर करेंगे, फिर रेस्ट ऑफ द जो नॉर्मल है तो वो हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इसको रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो अच्छी बात है, बाकी ये पीडीएफ फाइल तो मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे।